नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज तारीख है 17 जुलाई 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का ये वीडियो होगा। ओके, कल आपको पता ही होगा, कल आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बीपीएससी के चेयरमैन ने, और उन्होंने कई सारे परिवर्तनों के बारे में बातचीत की, जिसमें था कि भाई मल्टी सेट पेपर बनाया जाएगा, नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, एग्ज़ाम कब होगा इसके बारे में भी उन्होंने हिंट दिया है। उन्होंने हिंट दिया कि आरक्षण का जो इशू है ये अगर सॉर्ट आउट हो जाता है तो 70 बीपीएससी एग्ज़ाम हम समय पर करवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ भी वो कर लेंगे। 70 बीपीएससी का एग्ज़ाम जो है वो 30 सितंबर पर तो थोड़ा सा मुश्किल ही लग रहा है, इतने सारे परिवर्तनों के साथ में अगर वो अभी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं तो वही 60% रिजर्वेशन रहेगा, जिसमें 10% ईडब्ल्यूएस को और 50% जो कास्ट वाइज रिजर्वेशन है वो रहेगा, क्योंकि सरकार उनको अगर अनुमति देती है तो वो आयोजित कर पाएंगे। और केस अभी सुप्रीम कोर्ट में है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि सरकार बोलेगी 75% रिजर्वेशन पर आप एग्ज़ाम करवा लीजिए। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उस नियम कानून को हाई कोर्ट ऑफ इंडिया ने खारिज कर दिया था। पटना हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। तो पहली बात तो ये हो गया कि भाई आरक्षण इशू जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक एग्ज़ाम का आपका स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। हो सकता है कि 30 सितंबर को भी हो जाए, जो कि कम उम्मीद है, और हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा दिसंबर तक तो एग्जामिनेशन आपका नवंबर तक हो ही जाना चाहिए। दूसरा चीज़ जो उन्होंने बोला कि टीआरई का रिजल्ट के बारे में भी बोला, थोड़ा सा इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि कल मैंने वीडियो बनाया था रात को और अभी भी मैसेज मुझे लगातार आ ही रहे हैं, इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूँ। टीआरई के रिजल्ट के बारे में उन्होंने बोला कि हम 20 दिन में रिजल्ट दे सकते हैं अगर आरक्षण का इशू सरकार क्लियर कर देती है तो यानी कि अगर टीआरई का रिजल्ट जारी होता है तो आपका नोटिफिकेशन भी जल्द ही आ जाएगा। तो ये भी मानकर चलिएगा कि अगर डेट आगे भी बढ़ता है अभी का हिसाब से, अभी के वर्तमान के आज 17 जुलाई के हिसाब से, तो आप ये मानकर चलिएगा कि नवंबर के आसपास तक आपका एग्ज़ाम हो सकता है। अक्टूबर लास्ट और नवंबर के आसपास तक हो सकता है अभी के हिसाब से जो है वो, क्योंकि आरक्षण पॉलिसी क्लियर नहीं किया। हो सकता है आज ही कर दे क्लियर, तब तो आपका 30 सितंबर को ही हो जाएगा, और हो सकता है कि 10 दिन बाद, 20 दिन बाद करे, 1 महीने बाद करे आरक्षण पॉलिसी क्लियर, तब सो आपका डेट जो है वो आगे बढ़ सकता है। दूसरा उन्होंने बोला मल्टी सेट पेपर और नॉर्मलाइजेशन वगैरह को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा किया है। मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, क्या नॉर्मलाइजेशन सही होता है? 69th बीपीएससी का पेपर लीक नहीं हुआ था, 68 बीपीएससी का पेपर लीक नहीं हुआ था, 68 और 69 के पेपर लीक नहीं हुए थे, पेपर लीक। तो आयोग को ये समझना चाहिए था कि कोई ज़्यादा परिवर्तन करके आप बच्चों को परेशान करने से बचें थोड़ा सा। जो पिछला पैटर्न था जिसमें 69th का पेपर लीक नहीं हुआ, 68 का पेपर लीक नहीं हुआ, उसी को आगे बढ़ाया जाता। एडमिनिस्ट्रेशन में ही तो परिवर्तन हुआ है, अतुल प्रसाद की जगह कोई और आ गए हैं, बाकी तो सब कुछ वही सिस्टम होगा। आई होप सो, हम तो यही उम्मीद कर सकते हैं। तो मल्टी सेट पेपर और नॉर्मलाइजेशन से होता क्या है ना कि ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी कम हो जाती। कोई बच्चा फेल होता है तो उसको पता नहीं होता है क्यों फेल हो गया, कोई पास होता है तो उसको पता नहीं होता है क्यों पास हो गए हैं। पीसीएस एग्ज़ाम में कभी भी इस तरह की अपारदर्शी प्रक्रिया नहीं रखी जाती, इस तरह का कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया कभी भी नहीं रखा जाता है। पेपर आपको सही से कंडक्ट करवाना था तो कोई सिंपल साधारण तरीका निकालते जो सिक्योर भी होता। इतना कॉम्प्लेक्स, कितने सेट हैं, किसके पास कौन सा सेट गया है, किस एग्जामिनेशन में कौन सा सेट होगा, मल्टी कलर होगा, मल्टी कोडेड होगा, पता नहीं और मल्टी क्या क्या होगा। फिर नॉर्मलाइजेशन आप करेंगे तो नॉर्मलाइजेशन किस आधार पर किया जाएगा, वहाँ भी ट्रांसपेरेंसी का अभाव होगा। तो पीसीएस एग्ज़ाम में मेरे हिसाब से ये चीज़ नहीं होना चाहिए। क्या ये ख़राब है अभी हम नहीं कह सकते हैं, जजमेंट नहीं देना चाहिए, लेकिन ये ज़रूर है कि ट्रांसपेरेंट नहीं है ये सिस्टम। जिस प्रकार 69th ट्रांसपेरेंट था उस प्रकार से 68 नहीं है। आपको क्या करना चाहिए? सबसे बड़ी चीज़ यही है, सबसे पहले तो बिल्कुल भी घबराइए मत, क्योंकि केवल आप ही के लिए सिस्टम नहीं आया है, आपके लिए अभी भी वही एग्ज़ाम होना चाहिए और उसका रिजल्ट होना चाहिए। 2 ही चीज़ों पर आपको ध्यान देना चाहिए। बाकी चीज़ों पर अगर आप देंगे तो आप परेशान होंगे बहुत ही चीज़ों को लेकर। तो मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, एग्ज़ाम और रिजल्ट 2 चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। एग्ज़ाम का मतलब जो भी पेपर मेरे हाथ में आएगा, लाल आए, पीला आए, हरा आए, ब्लू आए, टफ आए, आसान आए, मुझे उसमें कोशिश करना है ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने की। अगर पेपर कठिन होगा तो सबके लिए कठिन होगा, तो कठिन में भी जो ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं उतना तो हम करके आएंगे। इतना ध्यान में रखिएगा कि स्कोर मैं ज़्यादा से ज़्यादा करूँ, ताकि आप क्या कर सकें, तो पीटी क्वालिफाई कर सकें। बाउंड्री पर कभी नहीं रहना है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ऐसा ना हो कि मैं बाउंड्री पर हूँ सर, मेरा 90 के आसपास आ रहा है,
कट ऑफ कितना जाएगा। तो उस परिदृश्य में आप अगर फेल हो जाएंगे तो आपको पता नहीं होगा फेल क्यों हुए हैं, और पास हो जाएंगे तो पता नहीं होगा कि पास क्यों हुए हैं। तो इस चीज़ से थोड़ा सा बचिएगा, प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिएगा, और मेंस का जिनका कमज़ोर हो मेंस के आंसर राइटिंग वगैरह कर लीजिएगा। निबंध को लेकर आज से मैं एक ग्रुप शुरू कर रहा हूं जो 20 सितंबर तक चलेगा। 2 मंथ के लिए वो ग्रुप होगा। थोड़ा सा बता देता हूँ, निबंध को लेकर अपना एक ग्रुप शुरू हो रहा है जिसमें केवल और केवल निबंध ही प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में होगा। सप्ताह में 3 दिन निबंध आपको मिलेगा, 3 दिन निबंध लिखिएगा, और 20 जुलाई से 20 सितंबर तक ये ग्रुप चलेगा। उसके पश्चात अगर आगे आपको करना होगा तो मैं किसी और ग्रुप में ऐड कर दूंगा। वर्तमान में जो अपना आंसर राइटिंग का ग्रुप चलता है उसमें भी निबंध मिलता है, लेकिन कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो केवल निबंध लिखना चाहते हैं, जिनकी आंसर राइटिंग वगैरह अच्छी है, जो बोलते हैं मुझे निबंध लिखना नहीं आता, तो वो इसमें ऐड हो सकते हैं। ओनली निबंध ग्रुप होगा, केवल और केवल निबंध ग्रुप होगा। इसमें आपको न्यूज़पेपर डिस्कशन का PDF नहीं मिलेगा। 499 में 2 महीने का है, तो आप जुड़ सकते हैं। 1 टाइम पेमेंट है। आपको मैं लिंक वगैरह दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन। देखिए क्या है आज का हेडलाइन, तो बड़ा ही दुखद सा है। 4 सोल्जर, 4 जो हमारे आर्मी मैन हैं और पुलिस मैन जो हैं, ये डोडा इनकाउंटर, जम्मू कश्मीर में इनकाउंटर चल रहा आतंकवादियों के साथ, इसमें शहीद हो गए हैं। एक इसमें कैप्टन भी थे, एक ऑफिसर रैंक के कैप्टन भी थे जो शहीद हुए हैं। थापा थे वो, और शहीद हो गए। बड़ा ही दुखद सा न्यूज़ है। 4 जून के बाद से बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो गया है जम्मू कश्मीर में। जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर सामने आना चाहिए और बोलना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, स्पष्ट करना चाहिए कि ऐसा क्या कारण है जिसके कारण से ऐसा हो रहा है। उसके अलावा कल CBI ने किसको अरेस्ट किया है, तो जिसने नीट का पेपर जो है वो चुराया था एग्ज़ाम के पेपर वाले ट्रंक से, उसको अरेस्ट किया गया है CBI के द्वारा। और आपको पता है कि अभी भी NTA मान रही है कि नीट का पेपर लीक नहीं हुआ था। किस तरह का सिस्टम है ये भाई, समझ में ही नहीं आता। NTA मान नहीं रही है कि नीट का पेपर लीक हुआ था, काउंसलिंग भी चालू करवा रही है, सुप्रीम कोर्ट में फैसला चल रहा है। छोटे बच्चे होते हैं, 12th के बच्चे यार, छोटे ही होते हैं, वो परेशान हो रखे हैं। उधर काउंसलिंग भी शुरू हो रहा है, इधर CBI अरेस्ट कर रही है कई सारे लोगों को। तो अब तो मान लो कि नीट का पेपर कैंसिल करना चाहिए भाई, फिर से री एग्जामिनेशन कर लो, है ना। अगला है ये कंट्रोवर्शियल IAS अधिकारी पूजा खेड़कर। गरीब लोगों के लिए कहीं भी जगह नहीं है, ना तो नीट में जगह है, ना BPSC में जगह है, ना IAS में जगह है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जीवन में पैसा और पावर, इन दोनों में से किसी एक चीज़ को ज़रूर अपने पास लाइएगा किसी भी तरह से, नहीं तो सामान्य लोगों वाला ही जीवन हो जाएगा जिसमें कुछ खास हासिल नहीं कर पाएंगे आप। पूजा केलकर हैं खेड़कर, इनको बुलाया है लवासना ने कि आ जाओ, आपको थोड़ा सा एथिक्स पढ़ाते हैं हम। जो भी कारण है पता ही होगा इनके बारे में कि इनको क्या क्या शौक़ है और क्या क्या करना चाहते थे। गलत सर्टिफिकेट लगाया था इन्होंने, गलत सर्टिफिकेट लगाया, गलत आय प्रमाण पत्र लगाया और धांधली किया। UPSC ने पहले इनके खिलाफ केस किया कैट में, UPSC पहले गई इनके खिलाफ कैट में, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में, कि भाई इन्होंने मेडिकल नहीं करवाया है, इनका कैंडिडेचर रद्द किया जाए। कैट ने फिर फैसला भी सुनाया, रोक लगा दी इनके कैंडिडेचर पर। लेकिन फिर क्या हुआ कि UPSC को पता नहीं दैवीय दर्शन हुआ, UPSC ने अनुमति दे दी। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, इन्होंने एक प्राइवेट क्लिनिक से अपना सर्टिफिकेट बनाया विकलांगता का और दे दिया UPSC को। पहले UPSC ने उसी सर्टिफिकेट को फाड़ कर फेंक दिया था, और बाद में UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, सो कॉल्ड देश की सबसे प्रेस्टीजियस और अच्छी संस्था, उसको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसने स्वीकार कर लिया मेडिकल सर्टिफिकेट को और नियुक्ति भी दे दी। सब जगह ही धांधली है, बस आपके पास में ढेर सारा पैसा और पावर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज नीति आयोग के बारे में चर्चा है। नीति आयोग में सरकार ने कुछ रिफॉर्म किया है। अपने जो अलायंस हैं उनके JDU और अलग अलग पार्टी, उनको थोड़ा सा संतुष्ट करने के लिए नीति आयोग में 5 नए मेंबर्स को ऐड किया गया है। 5 नए मेंबर्स को ऐड किया गया है। तो नीति आयोग का स्ट्रक्चर को समझेंगे, और भी कई सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, वहाँ से शुरू करते हैं। शुरुआत के 9 मिनट इधर चले गए हैं, लेकिन अब शुरू कर लेते हैं। ओके, देखिए न्यूज़ क्या था कि सेंटर जो है रिकॉन्स्टिट्यूट नीति आयोग, ब्रिंग इन एलाइज एज ए स्पेशल इन्वाइटीज। देखिए अपने जो एलाइज हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनमें से 5 मेंबर को HD कुमारस्वामी, जीतन राम मांझी, राजीव रंजन सिंह और नायडू हो गए, KR नायडू और चिराग पासवान, ये सभी अलग अलग पार्टियों से बिलोंग करते हैं, जो सभी BJP के एलाई हैं। इन सभी को नीति आयोग में शामिल किया गया है। नीति आयोग में शामिल किया गया है। नीति आयोग जो बॉडी है ये योजना आयोग की जगह पर बनाया गया था। योजना आयोग के बारे में एक प्रचलित है और PCS में ही पूछा गया, इसको सुपर कैबिनेट कहा जाता था क्योंकि बहुत पावरफुल बॉडी थी और संघवाद का उल्लंघन धरेआम करती थी, मतलब धड़ल्ले से संघवाद का उल्लंघन करती थी, फेडरलिज्म का उल्लंघन करती थी। इसको सुपर कैबिनेट कहा जाता था, मतलब कि देश में कई बार ऐसा होता था कि योजना आयोग मंत्रालय को भी सक्सीड कर जाता था, ऊपर उठ जाता था वो।
है ना। तो उसकी जगह पर मोदी जी जब आए तो उन्होंने नीति आयोग बनाया था, और नीति आयोग का क्या काम है ये तो हम लोग देखेंगे ही, लेकिन वर्तमान में इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही हैं और प्रधानमंत्री ही इसके अध्यक्ष होते हैं। सीईओ को नियुक्त करते हैं प्रधानमंत्री जी। वर्तमान में इसमें 5 नए मेंबर को शामिल किया गया है। इसके साथ में और आज हम लोग एक और न्यूज़ देखेंगे, तांतवा। ये क्या है भाई? ये बिहार की शेड्यूल कास्ट की जाति है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि राज्य सरकार को कि अपनी औकात में रहिए, आप शेड्यूल कास्ट को शेड्यूल अनुसूची को आप परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। और तांतवा को शेड्यूल कास्ट से बाहर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बिहार सरकार के फैसले को रद्द करते हुए, बिहार सरकार ने 2015 में फैसला लिया था कि तांतवा जो होते हैं इनको शेड्यूल कास्ट का दर्जा दिया गया था, EBC से, एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास से इनको SC का दर्जा दिया गया था 2015 ईस्वी में। किनको दिया गया था? इनकी जाति के बारे में बताऊंगा अभी। इसको सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आप कर ही नहीं सकते। आर्टिकल 341 के तहत में केवल और केवल राष्ट्रपति महोदय के पास में ये शक्ति है कि वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिस्ट में परिवर्तन कर सकें, उसमें जोड़ सकें, घटा सकें, किसी को ऐड कर सकें, किसी को हटा सकें। अदर बैकवर्ड क्लास सभी जगहों पर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन राज्य जो है वो SC और ST के शेड्यूल जहाँ पर लग जाता है, अनुसूचित जहाँ पर लग जाता है, तो अनुसूचित में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं राज्य अपने स्तर से। तो आर्टिकल 341 को हम लोग समझेंगे और इस जाति के बारे में देखेंगे। उसके अलावा पारधी ट्राइब है, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, नीति आयोग को 1 जनवरी 2015 को एक नए संस्थान नीति आयोग द्वारा योजना आयोग को नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसमें सहकारी संघवाद, ये सवाल UPSC ने पूछा कि नीति आयोग किस प्रकार से सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है। तो नीति आयोग का जो गवर्निंग बॉडी है उसमें राज्य के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक, या फिर केंद्र शासित प्रदेश का अगर मुख्यमंत्री है तो मुख्यमंत्री, या फिर गवर्नर जो हैं वो शामिल होते हैं। किसमें? तो नीति आयोग के गवर्निंग बॉडी में सब लोग मिलकर फिर फैसला लेते हैं कि किसी जगह पर किस चीज़ को बढ़ाना है। अब इसको समझिएगा, बॉटम अप अप्रोच क्या होता है। राज्यों की तरफ से सुझाव आते हैं, उस आधार पर नीति आयोग काम करता है। केंद्र की तरफ से दबाव जाता था, उस आधार पर योजना आयोग काम करता था। आपको दिख रहा है यहाँ पर डोमिनेंस दिखेगा, यहाँ पर सहयोग दिखेगा। ठीक है, यही दोनों में मूल परिवर्तन है। दरअसल मोदी जी जो हैं वो मुख्यमंत्री रहे थे गुजरात के, तो उन्होंने योजना आयोग का दंश झेला हुआ था। तो जब वो प्रधानमंत्री बने ना 2014 में, तो उन्होंने सबसे पहला डिसीजन लिया कि 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग नहीं रहेगा। क्या रहेगा? केवल नीति आयोग रहेगा, जिसमें संघवाद होगा, सारे मुख्यमंत्री लोग बैठकर फैसला लेंगे। तो यही बोलते हैं ना, दूध का जला हुआ छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। तो वही मोदी जी को इसने दसा था, खूब सताया था योजना आयोग ने। मोदी जी के पीछे ही पड़ गया था एक तरह से देखेंगे तो फिर उन्होंने इसको चेंज करके योजना आयोग नीति आयोग कर दिया। इसके 2 हब हैं, अब जरा ध्यान से सुनिएगा इसके स्ट्रक्चर को। टीम इंडिया हब राज्य और केंद्र के बीच में इंटरफेस का काम करता है। ज्ञान व नवोन्वेषण हब नीति आयोग थिंक टैंक की भांति कार्य करता है। संयोजन अध्यक्ष प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होता है। संचालन परिषद सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल। देखा है आपने, यहीं पर मैंने बोला ना कि संचालन परिषद जो होता है उसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक या उप मुख्यमंत्री या गवर्नर शामिल होते हैं। क्षेत्रीय परिषद विशिष्ट क्षेत्रीय मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री या उसके द्वारा नामित व्यक्ति मुख्यमंत्री और उपराज्यपालों की बैठक की अध्यक्षता करता है। तदर्थ सदस्य अग्रणी अनुसंधान संस्थाओं से बारी बारी से 2 पदेन सदस्य को इसमें लाया जाता है। रिसर्च जो इंस्टीट्यूट है, जैसे ICMR है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ICAR है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, या फिर DRDO है, या फिर कोई भी भारत सरकार का रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसमें से 2 लोगों को बारी बारी से इसमें लाया जाएगा, हटाया जाएगा। अभी 5 सदस्यों को भारत सरकार ने अपने एलाइज में से इसमें ऐड किया है। क्यों ऐड किया है? बस संतुष्टि के लिए, और कोई मतलब नहीं है। देखिए, चिराग पासवान हो या जीतन राम मांझी हो, कोई बहुत बड़े थिंक टैंकर नहीं है। हाँ, कुछ सहयोग तो जरूर ही करेंगे, इतने साल का इनका अनुभव है जनप्रतिनिधित्व का तो, लेकिन आप अगर मानेंगे अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं, तो कोई इस तरह के एक्सपर्ट नहीं है। ठीक है, शामिल किया है सरकार ने तो किया है। पदेन सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम 4 सदस्य होते हैं।
मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ भारत सरकार का सचिव, जिसे प्रधानमंत्री द्वारा एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है। विशेष आमंत्रित प्रधानमंत्री द्वारा नामित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ भी इसमें शामिल हो सकते हैं। और सीईओ की नियुक्ति क्या राष्ट्रपति जी करती हैं? नहीं, प्रधानमंत्री महोदय खुद ही करते हैं। उद्देश्य क्या है? राज्यों के साथ निरंतर आधार पर संरचित समर्थन पहल तंत्र के माध्यम से सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, यह मानते हुए कि मजबूत राज्य एक मजबूत राष्ट्र बनाते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि नीति आयोग किस प्रकार के काम करता है, तो एसडीजी राज्यों का आधार पर निकालता है, राज्यों के बीच में कंपटीशन करवाता है, राज्यों के बीच में जो ट्रांसपोर्ट होता है उसको लेकर कंपटीशन करवाता है। आपने देखा होगा ना, लॉजिस्टिक इंडेक्स जारी करता है नीति आयोग। आपने देखा होगा कि एसडीजी इंडेक्स जारी करता है, स्वास्थ्य को लेकर जारी करता है, डिजिटली चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश करता है, अटल इनोवेशन लैब बनाता है। योजना आयोग ये सब काम नहीं करता था। ठीक है, ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजना बनाने के लिए तंत्र विकसित करना और सरकार के उच्च स्तरों पर इन्हें उत्तरोत्तर एकत्रित करना, यह सुनिश्चित करने के लिए कि विशेष रूप से इसे संदर्भित क्षेत्रों, राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को आर्थिक रणनीति और नीति में शामिल किया गया है। थिंक टैंक का काम क्या होता है? पॉलिसी मेकिंग। जैसे भारत में पंचवर्षीय योजना बनाना किसका काम होता था? तो योजना आयोग का मुख्य रूप से काम होता था। तो अब नीति आयोग जब से आई है थिंक टैंक के रूप में, तो ये देखती है कि भाई क्या क्या किया जा सकता है आगामी समय के लिए। इसलिए आपने सुना होगा कि 2047 का हम लोग प्लान कर रहे हैं। हम लोग 15 वर्षीय प्लान करते हैं। नीति आयोग का 15 वर्षीय प्लान से अगर आप मेंस में रेफरेंस दे देकर लिखते हैं तो खूब नंबर मिलते हैं आपको। इंडिया @75 प्लान कर रहे थे हम 2018-19 के आसपास, है ना। तो ये सब कुछ प्लान नीति आयोग ही करता है। प्रमुख हितधारकों, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समान विचारधारा वाले थिंक टैंकों के साथ शैक्षणिक व नीति अनुसंधान संस्थानों के बीच सलाह प्रदान करना, भागीदारी को प्रोत्साहित करना, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ सबको सहायता लेकर देश को उद्यमशीलता और इन्हीं सब चीज़ों में आगे बढ़ाना, विकास एजेंडा के कार्य में तेजी लाना और सभी विभागों के बीच में समन्वय को भी थोड़ा सा ध्यान में रखना, अत्याधुनिक संसाधन केंद्र बनाए रखना, सतत न्यायसंगत विकास में सुशासन वगैरह सबको प्रोत्साहन देना। गवर्नेंस हो गया, एसडीजी हो गया, पर्यावरण हो गया, रक्षा हो गया, एजुकेशन हो गया, समाज हो गया, हर पहलू में नीति आयोग काम करता है, लेकिन सहयोग के दृष्टिकोण से काम करता है, न कि डोमिनेंट के दृष्टिकोण से काम करता है। अंतर ध्यान में रखिएगा, इन दोनों में अंतर क्या है। सलाहकार थिंक टैंक के रूप में गैर संवैधानिक निकाय के रूप में कार्य करता था। इसमें सीमित विशेषज्ञता थी, इसे विशेषज्ञता काफ़ी ज़्यादा है। ये सहकारी संघवाद को ज़्यादा प्रदर्शन देता है, मतलब महत्व देता है। ये वार्षिक योजना बैठक में दर्शकों के रूप में भाग लेता था। राज्य इसमें दर्शक के रूप में भाग लेते थे। राज्य वगैरह कोई सलाह नहीं दे सकते थे, कुछ भी नहीं कर सकते थे। इसमें सलाह दे सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा सीईओ नियुक्त किया जाता था। सचिवों को सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त किया जाता था। यह योजना बॉटम अप दृष्टिकोण, नीचे से ऊपर के दृष्टिकोण पर है। इसे टॉप डाउन मतलब ऊपर से ऑर्डर दिया जाता था। ठीक है, इसके पास नीतियां लागू करने का अधिकार नहीं है। राज्यों पर नीतियों को लागू किया और अनुमोदित परियोजनाओं के साथ धन का आवंटन करने का भी अधिकार दिया गया था योजना आयोग को। आप समझ सकते हैं तो उस समय के लिए क्यों आवश्यक इसको माना जा रहा था, क्योंकि उस समय कहीं ना कहीं केंद्र को मजबूत रखना था। इसलिए योजना आयोग जैसी बॉडी का भी होना देश में ज़रूरी था, क्योंकि उस समय हमारा देश जो है इतना ज़्यादा बंधा हुआ नहीं था, देश के टूटने का भी डर रहता था। इसलिए केंद्र सरकार अधिकांश शक्तियाँ अपने हाथों में रखती थी। तो ये योजना आयोग को इसीलिए उस समय लाया गया। तो उस समय संघवाद वगैरह जो है वो कमज़ोर रहे ही हैं। शुरुआत में सभी देशों में होते हैं, अपने यहाँ भी वही था। अब धीरे धीरे जब हमारा देश राष्ट्रवादी हो गया है, सभी राज्य विकास करना चाहते हैं, क्षेत्रीय मुद्दे लगभग में ख़त्म हो गए हैं, मतलब क्षेत्रीय अलगाववाद की भावना, तो अब हम योजना आयोग जैसी चीज़ों की कल्पना कर सकते हैं। तो समय की मांग के अनुरूप ही होता है चीज़ें। इसके पास निधि आवंटित करने का अधिकार नहीं है। इसे मंत्रालय, राज्य सरकारों को निधि आवंटित करने का भी अधिकार था। बहुत पावरफुल बॉडी थी। कौन सी? तो योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन, खतरनाक बॉडी थी। नीति आयोग का स्थापना का महत्व क्या है? 65 वर्ष पुराने जो योजना आयोग था उसको हटाना और उसकी जगह पर नए नीति आयोग को स्थापित करना, नई सोच को स्थापित करना, जिससे डोमिनेंस की जगह पर सहयोग हो, बॉटम अप अप्रोच हो, इसीलिए इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, चिंताएं क्या हैं? तो नीति आयोग के पास राज्यों को विवेकाधीन धन देने का कोई अधिकार नहीं है। तो जो उसमें दिख रहा था कि हमें बहुत ज़्यादा शक्तियां हैं, वो इसकी चिंता भी है कि इसके पास अपने तरीके से धन आवंटित करने का अधिकार नहीं है। यह केवल एक सलाहकार निकाय है। निजी या सार्वजनिक निवेश को प्रभावित करने में नीति आयोग की कोई भूमिका नहीं है। ये इन्वेस्टमेंट को किसी तरह से प्रभावित नहीं कर रहा है डायरेक्टली। हाल के दिनों में संगठन का राजनीतिकरण हुआ है। अभी मैंने आपको बताया कि बीजेपी ने अपने एलाइज को इसमें शामिल कर दिया है। नीति आयोग को एक गौरवशाली सिफारिश निकाय में बदल दिया गया है, जिसके पास सरकार के कार्यों में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए आवश्यक शक्ति का अभाव है। कौन कौन से पहले करता है? तो इतनी सारे सूचकांक वगैरह जारी करता है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स, समग्र जल प्रबंधन सूचकांक, अटल इनोवेशन मिशन, 7 परियोजना, इन सभी को पढ़कर जाइएगा एग्जाम में। एक न एक इसमें से पीटी हो या मेंस हो, जरूर पूछेगा।
जरूर ही पूछता है। नीति आयोग से एक सवाल, आरबीआई से एक सवाल, बुद्ध जैन से एक सवाल, संसद से एक सवाल, मूल अधिकार से एक सवाल। ये गारंटी वाले होते हैं सवाल के क्षेत्र, जहाँ से सवाल पूछा ही पूछा जाता है। कोई भी एग्ज़ाम हो, पीसीएस हो, यूपीएससी हो, एक सवाल इन सभी से पूछा जाता है। तो इसको ज़रा पढ़ के जाइएगा। ये सब जो टॉपिक हैं अलग अलग दिख रहा है आपको। वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स, सुशासन सूचकांक, स्वास्थ्य सूचकांक, जिला अस्पताल सूचकांक, स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक, ये सब नीति आयोग का काम है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पर चलिए। देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तांती तंतवा तत्वा, अनुसूचित जाति के सूची से बाहर, आरक्षण के मिले लाभ वापस होंगे। पटना हाईकोर्ट का डिसीजन है। पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को बोला है कि भाई साहब थोड़ा सा संभल कर काम करो, आप तो थोड़ा सा ज़्यादा उत्साहित हो गए हैं। भारतीय संविधान में आर्टिकल 341 क्या कहता है कि राष्ट्रपति जो होंगे वही केवल और केवल अनुसूचित जाति और जनजाति में बदलाव कर सकते हैं। पहले न्यूज़ को देख लिए, न्यूज़ क्या है। देखिए न्यूज़ क्या है, वहाँ पर गलती से पटना हाई कोर्ट का फोटो लगा था। द सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे रूल्ड स्टेट कैन नॉट मेक चेंज टू द शेड्यूल कास्ट लिस्ट पब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 341। शेड्यूल कास्ट का जो लिस्ट है ये किस आर्टिकल के तहत में पब्लिश होता है, तो आर्टिकल 341 के तहत पब्लिश होता है। और राज्य सरकारों को ये अधिकार नहीं है कि वो इसमें परिवर्तन करे। इतना समझ में आ गया होगा आपको पहला लाइन। दरअसल में तांती और तांतवा जो भी हैं ये बिहार में पहले ईबीसी में आते थे, एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास। आपको पता होगा कि ओबीसी का सब कैटेगराइज किया गया बिहार में और ईबीसी बनाया गया है। देश स्तर पर भी बनना चाहिए, बहुत ही शानदार प्रयास है, क्योंकि ओबीसी में कई सारे पिछड़े होते हैं, अति पिछड़ा जिनको कहा जाता है। इनको बिहार सरकार ने जो भी कारण रहा हो 2015 ईस्वी में 1/7/2015 को एक नोटिफिकेशन के माध्यम से इनको शेड्यूल कास्ट घोषित कर दिया। अब शेड्यूल कास्ट और बिहार के ईबीसी में अगर किसी एग्जामिनेशन कट ऑफ आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि शेड्यूल कास्ट और ईबीसी में कितना फ़र्क रहता है। असली फ़र्क पीटी में नहीं होता, असली फ़र्क मेंस में होता है। 30-30, 40-40 मार्क्स के फ़र्क हो जाते हैं कई बार, और मेंस में 30-40 मार्क्स यानी कि टॉप कर सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पर आ जाइए, छोड़िए इन सब चीज़ों को। ये कहने का मतलब ये बनता था कि जिस कास्ट को बिहार में ईबीसी में शामिल किया गया था उसको क्या किया, राज्य सरकार ने होशियारी से एससी में शामिल कर दिया। लेकिन कभी भी आर्टिकल 341 में किस कास्ट को ऐड करना है, किस कास्ट को हटाना है, किसका परिवर्तन करना है, ये सारे के सारे अधिकार राज्यपाल जो हैं वो भारत के राष्ट्रपति को सलाह देते हैं, उनको रिकमेंड करते हैं, और उसके आधार पर भारत के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट महोदया जो वर्तमान में हैं वो इसमें ऐड कर सकते हैं, हटा सकते हैं। अब थोड़ा सा और डाइवर्ट करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या सवाल क्या पूछा जाता है। यूपीएससी ने एक बार बड़ा ही छोटा सा सवाल पूछा, यूपीएससी एक्सपेरिमेंट करती है। उसने पूछा कि अनुसूचित जाति को अनुसूचित क्यों कहा जाता है। तो इसी कारण से कहा जाता है क्योंकि एक शेड्यूल जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा तैयार किया जाता है, और उसी के कारण से अनुसूचित जाति और जनजाति को अनुसूचित कहा जाता है, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा तैयार किया जाता है आर्टिकल 341 के तहत में। तो जस्टिस विक्रम नाथ और प्रशांत कुमार ने बोला कि पटना हाई कोर्ट से गलती हुई थी क्योंकि उन्होंने इस फैसले को हरी झंडी दे दी थी, लेकिन हम जो हैं इसको रद्द कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। उन्होंने 1/7/2015 को जब तांती और तांतवा कम्युनिटी को ऐड किया गया था एक्सट्रीमी बैकवर्ड क्लास से, किस में, तो एससी में, तो उनको पूर्व निर्धारित जो उनका क्लास था उसी में फिर से उनको भेज दिया गया है कि अब फिर से उनको ईबीसी के तहत ही माना जाएगा। मान लीजिए बहुत पिछड़ी हुई कास्ट है, एससी में इनको होना चाहिए, तो जो उसका प्रोसीजर है उसको फॉलो किए बिना आप एससी लिस्ट में किसी को ऐड नहीं कर सकते हैं। तो अब आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट किस मूड में बैठा हुआ। आपको लग रहा है कि कहीं से 75% रिजर्वेशन को हरी झंडी देगा सुप्रीम कोर्ट? कहीं से भी आपको लग रहा है ये चीज़? मुझे कहीं से भी नहीं लग रहा है कि 75% रिजर्वेशन आगे बढ़ेगा। जो रिजर्व बच्चे हैं वो भी बोल रहे हैं कि रिजर्वेशन जाए बाहर में, हमें केवल वैकेंसी दे दो, एग्ज़ाम ले लो, हमारा 60% पर ही ले लो, पहले वाले पर ही ले लो, 75% नहीं चाहिए हमें। तो आप समझ रहे हैं इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पेंच फंस रहा है आपके एग्ज़ाम में रिजर्वेशन के कारण से। ओके, तो ये पूरा ध्यान में रहेगा आपको।
एक फैक्ट और छोटा सा है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि शेड्यूल कास्ट लिस्ट जो होता है स्पेसिफाइड अंडर द नोटिफिकेशन अंडर क्लॉज 1 और कैन बी अमेंड और अल्टरनेट ओनली बाय ए लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, यानी कि संसद के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उसी के तहत में इसमें किसी भी तरह का कुछ परिवर्तन हो सकता है। और जब राज्य से सरकार कई सारे जाति को अगर ऐड करना चाहती है तो राज्यपाल किसको देंगे, तो राज्यपाल देंगे ये चीज़ राष्ट्रपति महोदय को रिक्वेस्ट करेंगे कि इस कास्ट को हमें शेड्यूल कास्ट में ऐड करना है इस राज्य में, तो फिर वो ऐड हो जाते हैं। तो प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया था बिहार गवर्नमेंट ने, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने तांती तातवा को एससी के लिस्ट से बाहर कर दिया, फिर से ये ईबीसी में आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, अगला है कस्टोडियल डेथ के बारे में। दरअसल में हुआ क्या, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ पारधी कम्युनिटी के एक शादी हो रही थी, वहाँ पर पुलिस आधम की, उन्होंने पारधी के कम्युनिटी के जो दूल्हा था ट्राइब में उसको उठाया ले गए और कस्टडी में उस दूल्हे की डेथ हो गई। ज़रा इमेजिन कीजिए किसी के सामने शादी हो रही है और उसको पुलिस ले जाए और उसकी मृत्यु हो जाए। हम लोग समझ नहीं पाते, इस चीज़ को फील नहीं कर पाते हैं जब तक अपने पर न गुजरती हो। कितना ख़राब चीज़ है ये, जो मूवी में दिखाते हैं वो सच होता है। आपने मूवी देखी अक्षय कुमार की जॉली LLB 2, ले जाते हैं एक मुस्लिम युवक को उठा के गोली मार देते हैं, फेक इनकाउंटर का वो मूवी था। तो उसी तरह का यहाँ पर देखिए, तो महिलाओं ने अपने कपड़े उतार कर कलेक्टर के ऑफिस से प्रदर्शन किया। उन्होंने सोची कि क्या बीत रही होगी, तो उन्होंने कलेक्टर के ऑफिस से प्रदर्शन किया कि ये क्या है, हमें इसका जवाब चाहिए कि क्या है। उन पुलिस के ऑफिसर पर कार्रवाई होनी चाहिए जिसके कारण से ये सब चीज़ें हुई है। हिंसक भी हो गया कई बार। तो पारधी कम्युनिटी जो है, ये ट्राइब हैं, ये खुद के जो सरनेम है इसमें चौहान वगैरह भी लगाते हैं। चौहान वगैरह क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये जोड़ते हैं खुद को राजपूतों से। जब महाराणा प्रताप जो हैं वो कई वर्षों तक जंगलों में रहे थे और संघर्ष कर रहे थे अकबर के खिलाफ स्वतंत्रता के लिए, तो उस दौरान ये पारधी कम्युनिटी और अलग अलग ट्राइब्स ने उनकी काफ़ी ज़्यादा मदद की थी। और भी इससे पहले के भी कई सारे राजाओं ने इनके जो शौर्य है उसका उपयोग किया है युद्ध में, इसलिए ये अपने नाम में राजपूतों वाले सरनेम भी लगाते हैं। और इनको अंग्रेज़ों के द्वारा क्रिमिनल ट्राइब के रूप में नोटिफाइड किया गया था कि ये क्रिमिनल होते हैं। जैसे मीना ट्राइब जो है राजस्थान का, उसको भी अंग्रेज़ों ने बाय बर्थ क्रिमिनल घोषित कर रखा था कि बाय बर्थ ही क्रिमिनल होते हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं, अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया कानून था ये। लेकिन अब इनको क्रिमिनल नहीं माना जाता है बाय बर्थ, लेकिन ये अभी ट्राइब में आते हैं मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात के कुछ भागों में और आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में रहते हैं। मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और आंध्र प्रदेश के कुछ ही क्षेत्रों में ये ट्राइब मुख्य रूप से रहते हैं। पारधी ट्राइब इनका नाम है। तो पारधी ट्राइब किस एरिया से बिलोंग करते हैं, तो आप बता दीजिएगा। सेंट्रल जो भारत है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, इन क्षेत्रों में इनका मूल निवास है। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। MP के गुना का इलाके का ये केस था जहाँ पर इस तरह के प्रदर्शन हुए हैं। तो पारधी ट्राइब के बारे में जरूर ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है कि ये ट्राइब कहाँ से बिलोंग करता है। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक है एक एडटेक कंपनी जिसका नाम बायजू था। मैं क्यों बोल रहा, बायजू है कि नहीं, क्या नहीं है, बायजू नहीं है। उसके लगभग में सभी कोचिंग बंद हो गए हैं, यूट्यूब चैनल्स पर भी अपलोड नहीं होते हैं और सभी प्रोग्राम उसके बंद हो गए। कई सारे लोगों का बहुत सारा पैसा लूटने के बाद फंस गया। दरअसल में बायजू कभी भारत की सबसे बड़ी स्टार्टअप कंपनी हुआ करती थी। 22 बिलियन, बाप रे बहुत पैसा होता है, $22 बिलियन की कंपनी इन्होंने खड़ी कर ली थी जो इसके संस्थापक थे, और उसके पश्चात नहीं चला पाए वो, है ना, और ये कंपनी फेल हो गई। दरअसल में उस समय जो भी बड़े एडटेक बने, जैसे अनअकैडमी है, अनअकैडमी की भी स्थिति अभी उतनी अच्छी नहीं चल रही है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, क्योंकि कोरोना के पीरियड में इनको बहुत बूम मिला। इनको लगा कि हमेशा मार्केट ऐसा ही रहेगा, लेकिन ऑफलाइन मार्केट जो होता है वो ऑनलाइन को हमेशा ही पीछे कर देता है। बच्चे कई सारे जो अभी भी हैं वो ऑफलाइन में ही प्रेफर करते हैं। तो ठीक है, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी इनमें इन्वेस्टमेंट कम आने लग गए, इनको फंडिंग कम हो गई और ये कोलैप्स कर गई। आपने देखा होगा कि बायजू के ऑफिस से टीवी उठा कर ले जा रहा था एक आदमी, क्योंकि उसने फीस चुकाया था, बदले में उसको कुछ नहीं मिल रहा था। तो ठीक है, अब ये केस क्या है, तो NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, NCLT में BCCI गई है। BCCI जो BCCI क्रिकेट वाली BCCI है वही गई है। उसने बोला है कि आप लोगों को पता होगा कि बायजू ने फंडिंग किया था, टी शर्ट पर बायजू का नाम लिखा हुआ आया था, आपने देखा होगा ना खिलाड़ियों के टी शर्ट पर। तो बायजू ने $19 मिलियन अभी $19 मिलियन अभी तक किसको, BCCI को नहीं दिया है। कभी फ्रेंचाइजी हुआ करती थी बायजू ने फुटबॉल के फीफा वर्ल्ड कप को भी उसने स्पॉन्सरशिप किया था, उसमें भी ये स्पॉन्सर रही थी।
तो इन्होंने पैसा अलग अलग जगहों पर बहुत सारा खर्च कर दिया, जिसके कारण से बुरी तरीके से फंस गई है। और फिर हसर तो देख ही रहे हैं, बंद ही हो गई है। इसके जो संस्थापक वगैरह तो देश छोड़कर भी भाग गए हैं शायद, या मुझे नहीं पता कहाँ हैं। तो एनसीएलटी में गई है। एनसीएलटी के बारे में हम लोग समझेंगे कि क्या है ये, एनसीएलटी का क्या काम है और क्यों गई है। तो इसने बोला है कि भाई बायजू के जो भी संपत्ति वगैरह है उन सभी को सेल कीजिए और हमारे $19 मिलियन हमें निकाल कर दीजिए। अब इसको लेकर एनसीएलटी कार्रवाई शुरू करेगी, एक मध्यस्थ को बीच में अपॉइंट करेगी, बायजू के लोगों को बुलाएगी, बोलेगी भाई साहब इनके पैसे जो आपने रखे हुए हैं, आपने जो वादे किए थे वादे के हिसाब से आपको पैसे चुकाने पड़ेंगे, पैसे दे दीजिए इनके। तो यही इस मामला शुरू हो रहा है। तो एनसीएलटी के बारे में ज़रा देखिए, पिछली बार आपसे आईबीसी के बारे में पूछा गया था, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड। अब इसी कोड को लागू करना एनसीएलटी का काम है। अब एनसीएलटी कोई फैसला देगी तो एनसीएलएटी में जाएगा, अपीलीय ट्रिब्यूनल में जाएगा। अपीलीय ट्रिब्यूनल में एनसीएलटी ने कोई फैसला दिया और आपको फैसला मंजूर नहीं हो रहा है तो आप अपीलीय ट्रिब्यूनल में जाएंगे, वहाँ पर अपील करेंगे कि हमें एक बार और फिर से फैसला हमारा सुन लिया जाए। तो एनसीएलटी के बाद एनसीएलएटी में जाएंगे। आईबीसी इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड, कई सारे कानून संहिताओं का एक जगह किया गया और उसके आधार पर कोई कंपनी अगर नीलाम हो जाती है या खुद को नीलाम घोषित कर देती है या खुद को बैंकरप्ट घोषित कर देती है तो वैसी स्थिति में उसको बेचकर रिकवर करने के ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया जाता है कि पैसे कम से कम रिकवर हो जाएं सभी के। इतना चीज़ समझ में आ गया होगा आपको। बायजू डूब गई लेकिन फिर भी जिसका उसने पैसा लिया हुआ है $19 मिलियन कोई कम नहीं होता है, उतना पैसा बीसीसीआई को चाहिए तो उसको लेकर उसने केस कर दिया है और अब बायजू को बुलाया जाएगा और उनके जो भी संपत्ति हैं जहाँ तहाँ से बेच बाच कर निकालने की कोशिश की जाएगी। अगला देखिए, इसी में एनसीएलटी को समझते हैं, ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा। आईबीसी के बारे में बीपीएससी ने 69 बीपीएससी में सवाल पूछा था, तो एनसीएलटी के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण एनसीएलटी भारत में एक अर्ध न्यायिक निकाय है। ये लाइन ध्यान में रखिएगा बंधुओं, जो भारतीय कंपनियों से संबंधित मुद्दों पर निर्णय लेता है। भारतीय कंपनियों से न्यायाधिकरण की स्थापना कंपनी अधिनियम 2013 के तहत की गई है। 1 जून 2016 को भारत सरकार द्वारा गठित किया गया था। यह दिवालियेपन और कंपनी के समापन से संबंधित कानून पर बी बालकृष्णन एआरडी समिति की सिफारिश पर आधारित है। बी बालकृष्णन एआरडी समिति किससे जुड़ा हुआ है? तो एनसीएलटी की जो स्थापना किया गया था वो इसी के आधार पर किया गया था। ये मैंने विकिपीडिया से उठाया हुआ है ये, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। ये कंपनी अधिनियम के तहत में सभी कार्रवाइयाँ जिनमें मध्यस्थता शामिल है कि मीडिएटर बन जाए दोनों के बीच में, बायजू बोले कि 19 मिलियन नहीं आप 18 मिलियन रख लो, माफ़ कर दो हमें, है ना। तो इस तरह का मध्यस्थता का काम होता है कि दोनों के बीच में मध्यस्थता करवाए और पैसे ज़्यादा से ज़्यादा रिकवर करने की कोशिश करे। समझौता कोई हो जाए, कोई और व्यवस्था, पुनर्निर्माण, कंपनी के समापन से संबंधित कार्रवाई, सब कुछ इसी में शामिल होता है। का निपटारा राष्ट्रीय कानून न्यायाधिकरण द्वारा किया जाता है। ये सब कुछ किसके द्वारा? तो एनसीएलटी के द्वारा किया जाता है। एनसीएलटी पीठ की अध्यक्षता एक न्यायिक सदस्य के द्वारा की जाती है। अब इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? तो जिनको न्याय वगैरह, जिनको फैसला देने का थोड़ा सा अनुभव होगा वही तो इसका फैसला करेंगे, अध्यक्षता करेंगे। एनसीएलटी पीठ की अध्यक्षता एक न्यायिक पर्सन द्वारा किया जाता है जो सेवानिवृत्त या कार्यरत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होने चाहिए। जो सेवानिवृत्त भी हो सकते हैं या कार्यरत हाई कोर्ट के न्यायाधीश के समान उनका जो पदक्रम है वो होना चाहिए। और एक तकनीक सदस्य जो भारतीय कॉर्पोरेट कानून सेवा ICLS कैडर से होना चाहिए। मतलब कि जो आर्थिक मामले हैं उसका जो टेक्निकलिटी है, उसका जो तकनीकी पहलू है उसको समझने वाला भी तो कोई एक होना चाहिए, प्रोफेशनल। राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण दिवाला और दिवाला संहिता IBC इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड 2016 के तहत कंपनियों के सीमित देयता भागीदारी के दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए न्याय निर्णय प्राधिकरण है। मतलब IBC के तहत जो फैसला देती है वो NCLT ही देती है। किसी भी आपराधिक न्यायालय को किसी ऐसे मामले के संबंध में कोई वाद या कार्रवाई करने की अधिकारिता नहीं होगी जिसे न्यायाधिकरण या अपीलीय न्यायाधिकरण को इस अधिनियम के तत्मय प्रवृत्ति के मतलब ये कहने की कोशिश की जा रही है कि अगर एनसीएलटी में कोई मामला चल रहा है तो उस समय किसी हाई कोर्ट या किसी सुप्रीम कोर्ट में ये मामला नहीं चलेगा। ओके। अन्य किसी भी न्यायालय, अन्य प्राधिकरण द्वारा इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा उसके अधीन न्यायाधिकरण का अपील न्यायाधिकरण द्वारा प्रदत्त किसी शक्ति के अनुसरण में की गई या की जाने वाली किसी कार्रवाई के संबंध में कोई निषेधाज्ञा नहीं दी जाएगी। मतलब ये कहा जा रहा है कि जब एनसीएलटी में चल रहा होगा तो एक ही जगह सुनवाई होगा। इतना सारा कॉम्प्लेक्स हिंदी लिखने का यही मतलब था। ट्रिब्यूनल की 16 पीठ है, नई दिल्ली में 6 है, एक मुख्य पीठ भी नई दिल्ली में, अहमदाबाद में 2 है, बेंगलुरु में 1 है और देश के कई सारे शहरों में इसके अलग अलग पीठ स्थापित किए गए हैं जहाँ पर सुनवाई होता है।
सभी पीठों को खंडपीठ के रूप में अधिसूचित किया गया है। मणिपुर उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर सुधाकर को 1 नवंबर 2021 से ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष घोषित किया गया है, नियुक्त किया गया। किनको? तो आर सुधाकर को 1 नवंबर 2021 से। राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण को कंपनी अधिनियम के तहत निम्नलिखित कार्रवाइयों पर निर्णय देने का अधिकार है। पिछले अधिनियम कंपनी अधिनियम 1956 के तहत कंपनी कानून बोर्ड के समक्ष आरंभ किया गया कोई मामला हो उस पर निर्णय दे सकते हैं। औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के समक्ष लंबित कोई मामला हो उस पर दे सकते हैं। औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण के लिए अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष कोई मामला आता है उस पर भी निर्णय दे सकते हैं। किसी कंपनी के उत्पीड़न, कुप्रबंधन के दावे और इनसे जुड़े हुए मामले पर भी ये अपना फैसला दे सकते हैं। तो एनसीएलटी यही है। एनसीएलटी में भी गया है बाइजू वर्सेज बीसीसीआई का केस, जो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहते हैं। पारधी ट्राइब के बारे में मैंने आपको समझाया ही। आर्टिकल 341 के बारे में मैंने आपको समझा दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि तांती तांतवा बाहर रहेंगे। नीति आयोग के बारे में भी आपको मैंने डिटेल में समझा दिया है। बीपीएससी के बारे में भी बता दिया कि बीपीएससी क्या क्या करने जा रही है। और आपको निबंध ग्रुप में अगर ऐड होना हो तो मुझे बताइएगा, मैं आपको ऐड कर दूंगा। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।